हेलो दर्शक मित्रों, राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है। मैं तपस्वी आचार्य एक नया बुलेटिन लेके आपके साथ आया हूं जिसका नाम है समाचार का सच। इस न्यूज़ बुलेटिन में मैं आपको दिखाऊंगे देश के सबसे बड़े स्टेट्स के कुछ प्रमुख न्यूज़ और उसके साथ ही साथ प्रमुख घटनाएं। ये जो न्यूज़ बुलेटिन हम लोग जो बना रहे हैं उसमें जो न्यूज़ जो बना रहे हैं उसमें आपको जो न्यूज़पेपर ने जो आपको न्यूज़ दिखाया हुआ है, जो न्यूज़ पोर्टल ने आपको जो न्यूज़ दिखाया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले न्यूज़ हम लोग देखने के ट्राई करते हैं कि सबसे पहले जो न्यूज़ सामने आया हुआ है उसमें देश की एक सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आई हुई है। उसमें अब तक का सबसे बड़ा न्यूज़ जांच अभियान वाला एक न्यूज़ आया हुआ है। पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए और ईडी की छापेमारी हुई है। 100 से अधिक कैडर गिरफ्तार हुए हैं और एनआईए के अधिकारी डिंडीगुल जिले में पीएफआई के कार्यालय पर छापेमारी की गई है। पीएफआई के 50 से ज़्यादा वहां पर जगहों पर छापेमारी स्टार्ट हुई है और एनआईए की छापेमारी के खिलाफ पार्टी कार्यालय के बाहर भी एक सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। क्या है वो डिटेल, उसके बारे में थोड़ा बहुत गौर फरमाइएगा। तो डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और प्रवर्तन निर्देशालय ने 10 राज्यों में आतंकी वित्त पोषण में कथित तौर पर शामिल संदिग्धों के ठिकानों पर एक छापेमारी जारी की है। वो क्या छापेमारी है और कौन कौन सी जगह पे छापेमारी हुई है उसकी विविध न्यूज़पेपरों ने एक डिटेल दी है, जिसमें सबसे पहले टाइम्स नाउ ने और टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक डिटेल दी है कि अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान एनआईए और ईडी ने आतंकियों का कथित तौर पर समर्थन करने के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के लगभग 100 कार्यकर्ताओं को वहां पर हिरासत में लिया हुआ है और साथ ही में अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी मुख्यतः दक्षिण भारत में की जा रही है और एनआईए ने इस अब तक का सबसे बड़ा छापा जांच किया हुआ है, छापा मारा हुआ है। डिटेल ऐसी है कि एनआईए ने कहा कि आतंकवादियों को कथित तौर पर धन मुहैया कराना, उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों के साथ जुड़ने के लिए बरगरन लोगों को शामिल व्यक्तियों के परिसरों पर छापेमारी अभी जारी है। डिटेल ऐसी है कि अधिकारियों के अनुसार छापेमारी 10 राज्यों में की जा रही है और इस दौरान पीएफआई के शीर्ष नेता सहित लगभग 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले गया है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि पीएफआई ने एक बयान जारी करके कहा कि पीएफआई के राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय नेताओं के घरों पर छापेमारी अभी की जा रही है और राज्य समिति कार्यालय पर भी छापेमारी अभी शुरू है। डिटेल ऐसी सामने आई है कि पीएफआई ने कहा कि हम विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए फांसीवादी शासन द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग की जाने पर एक कड़ा विरोध करते हैं। ऐसी भी डिटेल सामने आई है। अब देखना यह रहेगा कि अवैध संपत्ति और अवैध डिटेल किसके साथ सामने आती है और उसमें प्रशासक क्या कार्यवाही करते हैं। अब चलते हैं अपन दूसरे न्यूज़ की ओर और चलते हैं राजस्थान की ओर। तो राजस्थान में अभी सबसे बड़ा जो नेताओं का, पार्टियों का और सबसे बड़ा स्टेटमेंट सामने आ रहा है, उसमें दैनिक भास्कर कुछ डिटेल ऐसी दे रहा है कि वहां पर अध्यक्ष बनना है तो छोड़ना पड़ेगा सीएम पद। दैनिक भास्कर ने ऐसा एक हेडिंग दिया न्यूज़पेपर पे और फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ को स्थान दिया। क्या है यह डिटेल और किसको छोड़ना पड़ेगा सीएम पद, उसकी डिटेल समझे तो राजस्थान का ये सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है। 12 घंटे में ये न्यूज़ सबसे बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। तो दैनिक भास्कर ने कुछ ऐसा लिखा है, मैं पढ़ूंगा कि बीते थर्सडे और वेडनेसडे को अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर थे और जहां मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि एक व्यक्ति मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी चुन सकते हैं। तो डिटेल ऐसी सामने आई है कि वहां पर सबसे बड़ा अशोक गहलोत ने एक स्टेटमेंट सामने दिया और अब दिग्विजय सिंह ने भी यह साफ कहा है कि हमने उदयपुर सम्मेलन में ही यह तय कर लिया था कि एक व्यक्ति एक पद ही होगा। तो इस तरीके से आमने सामने पलटवार हो रहा है स्टेटमेंट में। तो क्या स्टेटमेंट सामने आया हुआ है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, वो हम लोग डिटेल पढ़े तो कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में एक सबसे बड़ी डिटेल सामने आई, वो आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव स्थिति साफ नहीं हो पा रही है अभी। तो वहीं पर राहुल गांधी इस बार अध्यक्ष पद के लिए इनकार करते दिख रहे हैं।
डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि वहीं पर अशोक गहलोत और शशि थरूर ने भी अपनी अपनी दावेदारी पेश की है वहीं पर। और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले पर एक सबसे बड़ा बयान दिया हुआ है। क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और क्या उन्होंने ट्विटर पे भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है वो समझे, तो वहां पर उन्होंने यह साफ कहा है कि हमने उदयपुर में हुए सम्मेलन में ही यह तय कर लिया था कि एक आदमी एक ही पद पर रह सकता है, फिर भी ऐसी बयानबाजी हो रही है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के लिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है और चुनाव में उतर सकते हैं दिग्विजय सिंह। वहां पर एक डिटेल सामने भी आई है कि दिग्विजय सिंह भी सामने चुनाव में उतर सकते हैं। और वहीं पर उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरते हैं तो उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री पद वहां पर छोड़ना पड़ेगा। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद वहां पर राजस्थान में छोड़ना पड़ेगा, ऐसी दिग्विजय सिंह ने वहां पर मांग की है। उसके साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में गांधी परिवार से बाहर के लोगों को अध्यक्ष पद दे रहे हैं तो किस बलबूते पर दे रहे हैं वो भी एक चेक करना होगा। जब दिग्विजय सिंह ने चुनाव में उतरने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या पार्टी निर्णय ले रही है। सबको चुनाव लड़ने का एक अधिकार है और आपको 30 सितंबर तक सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसा भी एक स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। डिटेल एक राहुल गांधी की जो सामने आई है और दैनिक भास्कर ने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, न्यूज़ लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत देखने का प्रयत्न करें तो राहुल गांधी ने मन बना लिया है तो बदलना अब मुश्किल भी है, ऐसी एक डिटेल सामने आई है। जब मीडिया से उनसे राहुल गांधी पर सवाल पूछा तो उन्होंने यह साफ करते हुए कहा कि जितनी जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार राहुल गांधी इस बार अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया और डिटेल कुछ ऐसी वो बोले कि और वो चुनाव से अलग रहने का मन भी बना चुके हैं, ऐसा डिटेल सामने आया हुआ है दैनिक भास्कर का। उस बीच दैनिक जागरण जो लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है कि ऐसे में अगर उन्होंने मीन्स राहुल गांधी ने मन बना लिया है तो उससे बदल पाना बहुत ही मुश्किल होगा, ऐसा स्टेटमेंट राजस्थान और वहां पर कांग्रेस के नेता चुनाव में वहां पर ये ड्यूअल स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं गुजरात की ओर। गुजरात की एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो सामने आई हुई है वो हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी की न्यूज़ सामने आई हुई है और वो सबसे बड़ी अब तक की 12 घंटे की न्यूज़ जो वायरल हुई है वो है। तो गुजरात की न्यूज़ हम लोग गुजरात समाचार और संदेश ने जो लिखा हुआ है वो हम लोग पढ़े तो गुजरात समाचार कुछ ऐसा लिख रहा है कि मोदी का राजनीतिक करियर खत्म करने की एक साजिश चल रही थी, उसमें तीस्ता सेतलवाड़ का बहुत ही बड़ा हाथ है। साथ ही में श्री कुमार और संजीव भट्ट के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है। वो अब तक की 12 घंटे की सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है गुजरात के लिए। गुजरात में एक चार्जशीट अगेंस्ट तीस्ता सेतलवाड़, ऐसा एक स्टेटमेंट सामने आया, ऐसी एक न्यूज़ बनी है। वो विविध न्यूज़पेपरों ने किस तरीके से लिखी हुई है और आपको दिखाई हुई है वो मैं पढ़ूं तो वहीं पर गुजरात समाचार और संदेश ऐसा लिख रहे हैं कि चार्जशीट अगेंस्ट तीस्ता सेतलवाड़, ऐसा एक वहां पर उन लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है विविध न्यूज़पेपरों ने। तो डिटेल आगे ऐसी है कि गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में फर्जी दस्तावेज बनाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पारी खत्म करना और उन्हें फांसी तक सजा दिलाना चाहती थी तीस्ता सेतलवाड़, ऐसा उन्होंने हेडिंग बनाया हुआ है। आगे डिटेल समझे क्योंकि ये सबसे बड़ा मामला माना जाता है, सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है गुजरात के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो पूरा का पूरा गौर कर रहा है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। डिटेल ऐसी है कि इसके लिए वह अपने 2 करीबी तत्कालीन IPS अधिकारी RB श्रीकुमार और संजीव भट्ट के साथ मिलकर फर्जी सबूत तैयार कर रही थी और वह तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, एक गैर सरकारी संगठन NGO कार्यकर्ता और दिल्ली के पत्रकारों के भी संपर्क में थी। ये तीनों लोग दिल्ली के पत्रकार के संपर्क में थे, ऐसा लिख रहे हैं न्यूज़पेपर। आगे दिव्य भास्कर जो डिटेल लिख रहा है वो कुछ ऐसा है कि विशेष जांच दल ने कोर्ट में दाखिल 6000 से अधिक पेज का एक आरोपी पत्र वहां पर आरोपी नामा वहां पर पत्र जारी किया था। वो जाहिर ऐसा हुआ, वहां पर कोर्ट ने ऐसा बोले कि वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले की जांच करने वाली अहमदाबाद पुलिस की
एसआईटी ने के अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त बीवी सोलंकी ने बताया कि वेडनेसडे को 6300 पेज का एक आरोप पत्र मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एम.वी. चौहान की कोर्ट में दाखिल किया गया है और श्री कुमार एवं संजीव भट्ट की मदद लेती थी तीस्ता सेतलवाड़, ऐसा एक स्टेटमेंट सामने दिया हुआ है। वो 6300 पेज का एक जो पत्र वहां पर कोर्ट को रखा गया है, उसमें 3 सबसे बड़े नाम जो आ रहे हैं वो तीस्ता सेतलवाड़, संजीव भट्ट और श्री कुमार का नाम सामने आ रहा है। डिटेल कुछ न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहे हैं कि इसमें तीस्ता, श्री कुमार और भट्ट को आरोपी बनाया गया है और इसमें 90 गवाहों से पूछताछ की गई, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य शक्तिसिंह गोहिल, पूर्व आईपीएस एवं अधिक वहां पर राहुल शर्मा की भी वहां पर शामिलगिरी हो सकती है और तीस्ता सेतलवाड़ फर्जी दस्तावेजों की सरकारी दस्तावेजों के रूप में आधिकारिक एंट्री के लिए वहां पर अपने करीबी आईपीएस अधिकारी श्री कुमार एवं संजीव भट्ट की मदद लेती थी, ऐसी एक स्टेटमेंट और ऐसा एक गुना भी सामने आया हुआ है। दंगा पीड़ित को धमकाते थे और दंगा पीड़ितों से अलग अलग स्टेटमेंट भी लिखवाते थे, ऐसा एक न्यूज़पेपर लिख रहा है। वो क्या लिख रहा है न्यूज़पेपर वो समझे तो एसआईटी ने कहा कि श्री कुमार और संजीव भट्ट दंगा पीड़ितों को शपथ पत्र को सरकारी दस्तावेजों के रूप में पुष्टि कराते थे और अगर कोई दंगा पीड़ित शपथ पत्र देने से आनाकानी करता है तो उसको अपहरण करके और धमकाने के तथा उसे तीस्ता की बात मान लेने के लिए दबाव डाला जाता था। वो क्या दबाव था और क्या दबाव देते थे वहाँ पर स्टेटमेंट लिखवाने के लिए, तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट सामने आया हुआ है कि पीड़ितों से यह भी कहा जाता था कि अगर वे दस्तावेज बनाने से मना करेंगे तो मुस्लिम समुदाय के दूसरे लोग जो है उनके दुश्मन हो जाएंगे, ऐसा उनके ऊपर दबाव डाला जाता था और धमकी भी दी जाती थी। डिटेल ऐसी है कि अगर वहाँ पर उन लोगों ने पेपर या उन लोगों को ने ऐसा लिख नहीं दिया तो वहाँ पर बाकी के मुस्लिम समुदाय के दूसरे लोग जो है वो दुश्मन बन जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे और हो सकता है कि वे आतंकियों के निशाने पर भी आ जाए, ऐसी धमकी देती थी तीस्ता सेतलवाड़। पीड़ितों के नाम पर चंदा वो साथ में जुटाती थी और डिटेल ऐसी एक न्यूज़पेपर ने लिखी है, संदेश न्यूज़पेपर ने, कि अहमदाबाद के शाहपुर स्थित तीस्ता दफ्तर की इसकी कई कारगुनियों के अड्डा बन गया था। वहाँ पर काफ़ी सारे कागजात जमा होते थे और यहाँ तीस्ता और उनके साथ ही गुजरात सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गुजरात को बदनाम करने की साजिश रचे हुए थे। और डिटेल कुछ ऐसी है कि दंगा पीड़ितों के फोटो व वीडियो के जरिए देश विदेश से चंदा जुटाने का काम वहां पर होता था उसकी ऑफिस से, और शपथ पत्र पर अंग्रेजी में तैयार होते थे जिसे पीड़ित पढ़ नहीं सकते थे। ऐसा भी एक स्टेटमेंट 6300 पेज में कोर्ट में दाखिल हुआ है। कोई उससे आनाकानी करे तो उसको बताया जाता था कि इससे नरेंद्र मोदी का ही फायदा होगा, इस तरीके से उनको झूठ बोल के माफीनामा और पत्र लिखवाया जाता था। अब बात ये आई है कि भट्ट ने दिल्ली के पत्रकार से पूछा कि पैकेट मिल गया, ऐसा भी एक न्यूज़पेपर ने बॉक्स बना के स्टेटमेंट सामने दिया हुआ है लास्ट पेज के ऊपर। क्या वो लास्ट पेज पे न्यूज़ है वो पढ़े तो ऐसा लिखा है कि आरोप पत्र में तीस्ता की ओर से गुजरात के तत्कालीन नेता विपक्ष को मेल करने का भी उल्लेख किया गया है। और वो क्या उल्लेख है वो समझे तो एक न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहा है कि इसके अलावा दिल्ली के कई नामी पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता भी इनके संपर्क में थे और हिरासत में मौत के मामले में जेल में बंद पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट ने दिल्ली के एक बड़े पत्रकार को मेल करके पूछकर बताया था कि उन्हें वह पैकेट मिल गया है या नहीं। क्या इस पत्रकार को भी पूछताछ के लिए वहां पर बुलाया जाएगा, ऐसा भी विविध न्यूज़पेपरों ने क्वेश्चन मार्क करके ये न्यूज़ को आपको दिखाया हुआ है। अब देखना ये रहेगा कि इसके ऊपर कोर्ट क्या ज़्यादा कार्यवाही करती है और ये जो 3 आरोपी माने जाते हैं उसके ऊपर सबसे बड़ा क्या आरोप लगाया जाता है। बाकी की डिटेल हम लोग समझे उससे पहले हम लोग बात करते हैं चौथे न्यूज़ की तरफ, क्योंकि जो सबसे बड़ी न्यूज़ झारखंड से जो आ रही है वो चौथी न्यूज़ सबसे बड़ी वायरल हुई है, उसके ऊपर हम लोग समझे तो वहां का एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है डीएनए और एक इंडिया न्यूज़ पोर्टल है वहां पर। तो उन्होंने जो न्यूज़ लिखी है पोर्टल पे उसमें सबसे बड़ा रांची का मुद्दा सामने आया हुआ है।
पंकज मिश्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई 42 करोड़ की संपत्ति, ऐसी एक न्यूज़ सामने आई हुई है रांची की। वो रांची की क्या न्यूज़ है वो हम लोग पढ़े तो डिटेल कुछ ऐसी है कि सीएम का विधायक प्रतिनिधि होने का लेता था फायदा और पंकज मिश्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे 42 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। ऐसा एक न्यूज़ पोर्टल ने न्यूज़ दिया हुआ है। क्या है वो न्यूज़, क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है और 42,000 करोड़ रुपीस की वहाँ पर संपत्ति अर्जित की है, ऐसी एक न्यूज़ सामने आई है। तो वो डिटेल समझे तो एक न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहा है वहाँ पर कि वह सीएम का विधायक प्रतिनिधि होने का सबसे बड़ा फायदा उठा रहा था और वो इसका राजनीतिक आनंद भी लेता था, ऐसी एक हेडलाइन सामने बनी हुई है। और ईडी ने इन तथ्यों का उल्लेख किया हुआ है कि रांची साहिबगंज में अवैध खनन का एक मामला सामने आया हुआ है, उस मामला 1000 करोड़ रुपए से अधिक का है, ऐसा एक न्यूज़पेपर ने डिटेल दिया हुआ है, न्यूज़ दिया हुआ है। उसमें पंकज मिश्रा द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की सहारे अब तक का 42 करोड़ रुपए की संपत्ति वहां पर अर्जित करने का एक पता लगाया जा चुका है। और वो क्या है वो डिटेल लिखी है कि सीएम का विधायक प्रतिनिधि होने के कारण वह क्षेत्र में राजनीतिक दबदबा का वो आनंद लेता था और वो अवैध खनन से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करता था, ऐसी एक डिटेल लिखी है विविध न्यूज़पेपरों ने। तो डिटेल ऐसी है कि वो खनन से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करता था। ईडी ने इन तथ्यों का एक उल्लेख भी किया हुआ है। इसकी डिटेल समझे तो 3 के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया है। क्या है वो आरोप, तो वहाँ पर ईडी ने क्या कार्यवाही की है तो वो डिटेल समझे तो ईडी के अनुसार अवैध खनन से जुड़े मामले की जांच के लिए बहरवा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अलावा अवैध खनन के इस सिलसिले में दर्ज कुछ प्राथमिकी को जांच के लिए वहां पर लाया गया। और वो कौन कौन से लोग थे उसकी डिटेल जो लिखी है कि उसके मामले की जांच के प्रथम चरण में अवैध खनन के इस मामले में 3 लोगों को वहां पर पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को वहां पर पकड़ा गया है। और वो 3 लोगों को अब देखना यह है कि कौन कौन से स्टेटमेंट लिए जाते हैं। इन लोगों के खिलाफ पीएमएल के वहां पर विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है और अब देखना यह होगा कि इनके ऊपर ये कार्यवाही क्या होती है और 42 करोड़ रुपीस का वहां पर जो खनन हुआ है वो 42 करोड़ रुपीस की अवैध संपत्ति जिसने बनाई है उसके लिए क्या कार्यवाही होती है। अब दूसरे स्टेट की ओर चलते हैं और अब चलते हैं हम लोग दिल्ली में सबसे बड़ा क्या न्यूज़ है वो समझे तो हम लोग जो विविध न्यूज़पेपरों ने आपको जो न्यूज़ दिया हुआ है उसमें हम लोग थोड़ा बहुत जो एनालिसिस करते हैं और आपको दिखाते हैं समाचार का सच। तो दिल्ली में क्या न्यूज़ बना हुआ है और क्या घटना घटी है वो समझे तो वहाँ पर डीएनए न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ डिटेल लिखी है कि क्या है खबर दिल्ली की वो समझे तो वहाँ पर टाइम्स नाउ के साथ एक डिटेल न्यूज़ आई है कि सीवर में हुई मौत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट काफ़ी सख्त हुई है और पुलिस और डीडी ने मांगा जवाब, ऐसे एक डिटेल सामने आई है। क्या है ये न्यूज़ दिल्ली की वो समझे तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने वेडनेसडे को राष्ट्रीय राजधानी के एक सीवर में जहरीली गैस के कारण 2 लोगों की मौत हुई है उसके मामले में दिल्ली पुलिस, डीडीए और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ऐसा वहां पर जवाब उन लोगों के पास से जवाब मांगा हुआ है। और क्या डिटेल बनी है क्या घटना घटी है वो समझे तो मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम के प्रसाद की पीठ की 11 सितंबर को एक समाचार रिपोर्ट्स के आधार पर स्वयं शुरू की गई जनहित याचिका पर एक सुनवाई कर रही थी। और वहीं पर एक डिटेल आई है कि बाहरी दिल्ली के मुंडन का इलाके में 9 सितंबर को एक सफाई कर्मचारी और एक सुरक्षा गार्ड की सीवर में जहरीली गैस के कारण एक मौत हो गई है और मौत हो गई थी। तो उसमें डिटेल ऐसी है कि पुलिस ने कहा था कि जब सफाई कर्मचारी सीवर साफ करने के लिए नीचे गए तो वह बेहोश हो गए थे और गार्ड ने उसे बचाने के लिए पीछा भी किया और वह भी बेहोश हो गया। डिटेल ऐसी सामने है, उसमें 2 लोगों की मृत्यु की भी वहां पर पुष्टि हुई है। तो क्या है डिटेल और समझे तो एक न्यूज़पेपर ने ऐसा लिखा है कि दोनों युवकों को अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित किया गया।
डिटेल ऐसी है कि वो दोनों मृत जाहिर हुए और मृत घोषित हुए। उसके साथ उसके दौरान दिल्ली जल बोर्ड के वकील ने पीठ को बताया, मीन्स कोर्ट को बताया कि जिस इलाके में यह घटना हुई है वह दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के अंतर्गत आता है और यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी DDA का कर्मचारी है और वो दो लोगों की मौत हुई है। DJB के वकील ने कहा कि यह मृतक के कानूनी वारसों को मुआवजे का भुगतान करने का एक हकदार नहीं है और यह उपयुक्त वहां पर प्राधिकार DDA होगा। और अब डिटेल क्या होती है वो देखें तो MCD के वकील ने भी इस तरीके की दलील की कि वहां पर मामले में अदालत की सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किए जाए। और वरिष्ठ वहां पर अधिवक्ता वहां पर राजशेखर राव ने कहा कि दिल्ली पुलिस और उसके साथ NCS के वहां पर भी याचिका पत्रकार पक्षकार बनाया जाए। अब देखना यह होगा कि इसके मामले में दो लोगों की जो मौत हुई है उसमें क्या फैसला सुनाया जाता है। उसके बाद पीठ ने DDA, दिल्ली पुलिस और NCS को वहां पर नोटिस जारी किया और मामले को आगे सुनवाई के लिए 27 सितंबर को वहां पर सूचीबद्ध किया जाता है कि डिटेल भरो और तात्कालिक इस पे अमल करो। अब देखना यह होगा कि इसके आगे दिल्ली सरकार क्या फैसला ले रही है। अब बात करते हैं पांचवें सबसे बड़े न्यूज की ओर और हम लोग चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में अभी क्या घटना घटी है और क्या न्यूज सामने आया हुआ है वो हम लोग देखें तो वहां पर दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर का दबदबा है। वहां पर उन लोगों ने क्या फ्रंट पेज पे न्यूज दिया हुआ है वो हम लोग पढ़े बिहार के बारे में। तो बिहार में कुछ ऐसी मामला हुआ है कि विपक्ष को एकजुट करने की कवायद, ऐसा उन लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है न्यूज़पेपर ने। वहां पर सोनिया को मना पाएंगे लालू प्रसाद यादव, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क सामने आया हुआ है। डिटेल ऐसी सामने आई है और न्यूज़पेपर की वहां पर न्यूज़ की डिटेल समझे और पढ़े तो डिटेल ऐसी है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बुधवार को मीन्स वेडनेसडे को कहा कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सभी प्रमुख गैर भाजपा दलों का एकजुट करने के प्रयास में जल्द ही दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। और लालू के इस बयान के बाद अब की सबकी निगाहें उनकी मुलाकात पर टिकी हुई है। वहां पर लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी को क्या स्टेटमेंट देंगे और क्या जवाब लेंगे वो एक डिटेल सबसे बड़ी गौर फरमाई। और डिटेल कुछ ऐसी आई है कि वो सबसे पहले मुलाकात करेंगे सोनिया गांधी से। उन्होंने दावा किया है कि लोगों को परेशान कर रहा है वास्तविक मुद्दों को छिपाने के लिए भाजपा समाज में सांप्रदायिक सौहार्द का बिगाड़ना चाहती है। और मैं नीतीश कुमार, मैं मीन्स के लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार जी के साथ दिल्ली में सोनिया गांधी जी से मैं वहां पर मिलेंगे हम लोग और राहुल गांधी की पद यात्रा पूरी होने के बाद उनसे भी मैं मिलना चाहूंगा, ऐसा लालू प्रसाद यादव ने बोला। डिटेल कुछ ऐसी है कि अगले लोकसभा चुनाव में एकजुट विपक्ष भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे, ऐसी डिटेल लिखी है न्यूज़पेपर ने। वहीं पर दैनिक भास्कर ने जो लिखा हुआ है वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के सीमांचल इलाके में आगामी दौरा वहां पर जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सतर्क और सावधान रहने की वहां पर जरूरत है। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि भाजपा नेता राज्य में विभिन्न समुदायों के लोगों को आपस में लड़ने के लिए वहां पर उकसा रहे, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया न्यूज़पेपरों ने। तो वो डिटेल क्या है वो समझे। तो वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर नीतीश जी ने भी काफी सावधान है और नीतीश जी भी वहां पर काफी सावधान रहने की डिटेल दे रहे हैं। डिटेल ऐसी है कि सीमांचल के क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का भारी घनत्व है और वहीं पर अमित शाह 23 और 24 सितंबर को क्रमशः पूर्णतिया और किशनगंज जिलों में वहां पर दौरा कर रहे हैं और दौरे के लिए जाने वाले हैं, वहां पर सब लोगों से मिलने वाले हैं। तो वहीं पर रैलियों का भी वहां पर आह्वान हो रहा है, रैलियों का भी एक डिटेल सामने आ रहा है और रैली भी संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। तो अब देखना यह होगा कि ये जो दो नेता लोग हैं वो आमने सामने क्या बोल रहे हैं और किसकी जीत हो रही है। डिटेल कुछ ऐसी है कि पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह की यह राज्य की
पहली यात्रा है और डिटेल ऐसी है कि कोई राजनीतिक उथल पुथल में भाजपा की सत्ता वहां पर छीन ली है। डिटेल ऐसी है कि उनका एजेंडा समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना है। वहाँ पर ये लोग ऐसा दावा कर रहे हैं और ऐसा वहाँ पर गुनहगारी की बात कर रहे हैं कि भाजपा नेताओं का एजेंडा समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को वहाँ पर बिगाड़ना है और लोगों को वास्तविक मुद्दों पर बहस करने की अनुमति नहीं देना है। डिटेल ऐसी सामने है कि कई राजनीतिक दलों में बीजेपी के साथ समझौता किया है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ऐसा लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि मैंने कभी भाजपा के साथ जुड़ाव नहीं किया है और मैं उनके साथ कभी समर्थन में नहीं रहा हूं। अब अमित शाह के दौरे के बाद महागठबंधन के लिए सहयोगियों ने सीमांचल क्षेत्र में कम से कम 3 रैलियों का वहां पर योजना बनाई है। अब देखना यह रहेगा कि रैलियों में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और कौन से नेता वहां पर क्या भाषण दे रहे हैं। राजदा सुप्रीमो जिनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनके साथ मंच पर राजदा के राज्य के इकाई अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और समाजवादी नेता शरद यादव भी वहां पर शामिल थे। अब देखना यह रहेगा कि लालू यादव के साथ क्या बयानबाजी हो रही है। आगे चलते हैं एक पंजाब असेंबली के लिए और पंजाब के वहाँ पर स्टेट के सभी न्यूज़ देखने की ट्राई करते हैं। तो अब हम चलते हैं पंजाब और वहाँ पर दिल्ली के बाद पंजाब की बात करें हम तो वहाँ पर आपकी सरकार वहाँ पर कार्य कर रही है। आपकी सरकार वहाँ पर भगवंत मान सीएम बैठे हुए हैं, उसकी एक डिटेल सामने आई है, उसका एक टकराव सामने आया हुआ है। वहाँ पर पंजाब केसरी न्यूज़पेपर है, वो कुछ ऐसा लिख रहा है कि आप सरकार का राज्यपाल से टकराव, ऐसी एक डिटेल सामने आई है। वहाँ पर पंजाब केसरी न्यूज़पेपर है, वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि विशेष सत्र में फंसा कानूनी पेच, ऐसा उन लोगों ने डिटेल दी है। वो क्या पेच हुआ है और किसके साथ टकराव हुआ है भगवंत मान का, वो डिटेल समझे तो दिल्ली में उपराज्यपाल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए पंजाब में राज्यपाल से एक टकराव हुआ है और हालात ऐसा पैदा हो गए कि वो दोनों आमने सामने आ गए। डिटेल ऐसी है कि दरअसल पंजाब के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि अभूतपूर्व घटनाक्रम हुआ कि जिसमें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान सरकार को झटका देते हुए वहां पर 22 सितंबर को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र को दी गई मंजूरी वापस ले ली है। डिटेल ऐसी है और भगवंत मान के सामने ऐसी एक डिटेल सामने आई है कि यानी अब विशेष सत्र नहीं हो पाएगा, ऐसी भी डिटेल सामने आई है पंजाब के बाद। पंजाब की डिटेल समझे तो डिटेल ऐसी है कि इससे राज्य का सियासी माहौल गर्म हो गया और 2 नेता और वहां पर के जो अधिकारी हैं वो जो सामने आ गए। डिटेल ऐसी है कि विशेष सत्र की कानूनी पेच में फंस गया पूरा पंजाब स्टेट और पहली बार हुआ कि राज्यपाल ने सत्र को मंजूरी देकर वापस ले ली। अब बढ़ेगा और टकराव। डिटेल क्या है वो समझे, क्योंकि पंजाब में ये सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। तो वहीं पर राज्यपाल ने इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन से एक राय ली थी और वो क्या राय ली थी वो समझे तो उसमें यह बात सामने आई कि सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र बुलाने का एक कोई अधिकार नहीं है, ऐसा एक न्यूज़पेपर लिख रहा है। वो न्यूज़पेपर क्या लिखा है आगे डिटेल वो समझे तो राज्यपाल पुरोहित ने नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा आदि द्वारा भेजे गए पत्रों पर गौर करते हुआ कानूनी राय मांगी थी और वहीं पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी ट्वीट करके राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाया था। अब देखना यह होगा कि वहां पर पंजाब में क्या सामने मामला आता है और भगवंत मान जो है वो क्या किस तरीके की डिटेल देते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये था पूरे देश के प्रमुख स्टेट के प्रमुख न्यूज़। हम लोग ये समाचार के सच जो न्यूज़ आपको न्यूज़ बुलेटिन दिखाती है उसमें हम लोग विविध न्यूज़पेपरों ने जो आपको समाचार दिखाया होता है वो समाचार के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं और आपको दिखाते हैं समाचार का सच। कल फिर मिलेंगे, मुझे दीजिए रजा, नमस्कार।